आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। यह वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना, जिसका उन्वान है परेशानी का सबब। आइए सुनते हैं परेशानी का सबब। नईम मेरे कमरे में दाखिल हुआ और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और अखबार की आखिरी कॉपी के लिए जो मजमून लिख रहा था उसको जारी रखने वाला था कि मान मुझे नईम के चेहरे पर एक गैर मामूली तब्दीली का एहसास हुआ। मैंने चश्मा उतार कर उसकी तरफ फिर देखा और कहा, क्या बात हुई है नईम? मालूम होता है तुम्हारी तबीयत नासाज है। नईम ने अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी और जवाब दिया, क्या बताऊं, अजब मुश्किल में जान फंस गई है। बैठे बिठाए एक ऐसी बात हुई है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने कागज़ की जितनी पर्चियाँ लिखी थी जमा करके एक तरफ रख दी और ज़्यादा दिलचस्पी लेकर उससे पूछा, कोई हादसा पेश आ गया? फिल्म कंपनी में किसी एक्ट्रेस से? नईम ने फौरन ही कहा, नहीं भाई, एक्ट्रेस से कुछ भी नहीं हुआ। एक और ही मुसीबत पे जान फंस गई है। तुम्हें फुर्सत हो सारी बात तो तुम्हें फुर्सत हो तो सारी दास्तान सुनाओ। नईम मेरा दोस्त है। जब से वो बम्बई आया है उससे मेरी दोस्ती चली आ रही है। वो यूं कि बम्बई आते ही उसने मेरे अखबार में काम किया और ख़ुद को बहुत सी अहलियतों का मालिक साबित किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे उसके आला ख़ानदान का पता चला और उससे किस्म की दूसरी वाकफियतें निकलती आईं तो मेरे दिल में उसकी इज्जत और भी ज़्यादा हो गई। चुनांचे 6 महीने के मुख्तसर अरसे में ही वो मेरा बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गया। नईम ने मेरे अखबार को दिलचस्प बनाने के लिए मुझसे ज़्यादा कोशिशें की। हर हफ्ता जब उसने एक नई कहानी लिखना शुरू की और मैंने उसकी 3-4 कहानियाँ पढ़ी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अखबार में नईम पढ़ा रहा तो उसकी तमाम ज़कावतें तबाह हो जाएंगी। तो चुनांचे मैंने मौका मिलते ही एक फिल्म कंपनी में उसकी सिफारिश की और वो मुकालमा निगार की हैसियत से फ़ौरन ही वहाँ मुलाजिम हो गया। फिल्म कंपनी के मुलाजमत के दौरान मैं नईम के वहाँ सेठों और डायरेक्टरों पर कैसा असर डाला इसके मुतालिक मुझे कुछ इल्म नहीं। मैं बेहद मसरूफ़ आदमी हूँ, लेकिन नईम से 1-2 बार मुझे इतना ज़रूर मालूम हुआ था कि वहाँ उसका काम पसंद किया गया है। अब एकाएक ही न जाने क्या हादसा पेश आ गया जो उसका रंग यूँ हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। नईम बेहद शरीफ आदमी है। उससे किसी नामाकूल हरकत की तवक्को ही नहीं हो सकती थी। मैं सख्त मुतय्यर हुआ कि ऐसी कौन सी उस्ताद पड़ी जो नईम किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल न रहा। मैंने उसे इजाज़त लेकर जल्दी आखिरी कॉपी के लिए मजमून का बकाया हिस्सा मुकम्मल किया और तमाम पर्चियाँ कातिब को देकर उसके पास बैठ गया। भाई माफ़ करना, मैं तुम्हारी दास्तान सुन न सका, लेकिन मैं पूछता हूँ ये दास्तान आखिर बनी कैसे है? तुम खैर छोड़ो इस किस्से को, तुम मुझे सारा वाक़या सुनाओ। नईम ने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? जो कुछ हुआ मेरी अपनी बेवकूफ़ी की बदौलत हुआ। हमारी फिल्म कंपनी में एक एक्टर है, आशिक हुसैन, अव्वल दर्जे का चुकत है। चूँकि दूसरों की तरह मैं उसे सताता नहीं हूँ, इसलिए वो मुझ पर बुरी तरह फरीकता है। ये फरीकता मैंने इसलिए कहा है कि वो मुझसे उसी तरह बातें करता है जिस तरह खूबसूरत औरतों से की जाती हैं। मैं हंस पड़ा, तो इतने खूबसूरत तो नहीं हो।
नईम के पीले चेहरे पर जो भी हंसी की लाल लाल सॉरी नईम के पीले चेहरे पर भी हंसी की लाल लाल धारियां फैल गई। कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या है। दरअसल वो अपने अखलास और अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, और चूंकि उसे ऐसा करने का तरीका नहीं आता, इसलिए उसका प्यार वही शक्ल इख्तियार कर लेता है जो उसको गालिबन अपनी बीवी से होगा। हाँ, तो ये आशिक हुसैन साहब जो अव्वल दर्जे के रक्कास हैं और रक्स के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं, परसों शूटिंग के बाद मुझे मिले। सेट पर मैंने उनके मुकालमे दुरुस्त करने में काफ़ी मेहनत की। उसका हक अदा करने के लिए उन्होंने फ़ौरन ही कुछ सोचा और कहा, नहीं साहब, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा, फरमाइए। उन्होंने फिर सोचा और कहा, दिन भर काम करने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ, आप भी ज़रूर थक गए होंगे, चलिए कहीं घूम आए। अब यहाँ मैं अपनी एक कमज़ोरी बता दूँ, मौसम खुशगवार हो तो मैं उमूमन बहक जाता हूँ। शाम का झुटपुटा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और फिज़ा में एक अजीब किस्म की उदासी घुली हुई थी। जवान कुंवारे आदमियों के दिल में ऐसी उदासी ज़रूर मौजूद होती है जो फैल कर ऐसे मौक़ों पर बहुत वसअत इख्तियार कर लेती है। मेरी बदन पर एक कपकपी सी तारी हो गई जब मैंने जुहू के समंदरी किनारे का तसव्वुर किया, जहाँ शाम को नामालूद हवाएं यूं चलती हैं जैसे भारी भारी रेशमी साड़ियाँ पहनकर औरतें चलती हैं। मैं फ़ौरन तैयार हो गया, चलिए, मगर जाइएगा कहाँ? अब आशिक हुसैन ने फिर सोचा और कहा, अरे कहीं भी चलेंगे, यहाँ से तो बाहर निकले। हम दोनों गेट से बाहर निकले और मोड़ पर बस का इंतज़ार करने लगे। यहाँ तक कहकर नईम रुक गया। उसके चेहरे की जर्दी अब दूर हो रही थी। मैंने उसके पैकेट से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और कहा, तुम दोनों गेट से बाहर निकलकर बस का इंतज़ार करने लगे। नईम ने सर हिलाया और शामत आमार उधर से आशिक हुसैन के मारवाड़ी दोस्त का गुजर हुआ। वो मोटर में जा रहा था कि अचानक आशिक हुसैन की नज़र उस पर पड़ी। फौरन ही उसने मारवाड़ी ज़बान में अपने दोस्त को ठहरने के लिए कहा। मोटर रुकी। आशिक हुसैन ने उसे मारवाड़ी ज़बान में चंद बातें की, फिर दौड़कर मेरे पास आया, कहने लगा, चलिए, काम बन गया, मोटर मिल गई, उसी में चलते हैं। मैं चल पड़ा। मोटर में दाखिल होने से पहले आशिक ने अपने मारवाड़ी दोस्त से, जो शक्ल सूरत के एतबार से ड्राइवर मालूम होता था, तारुफ कराया और हस्ब मामूल मुबालगे से काम लेते हुए कहा, यह मारवाड़ के बहुत बड़े सेठ हैं, यहाँ एक कारोबार के सिलसिले में आए हैं। मेरे बहुत मेहरबान दोस्त हैं। और मेरे मुतालिक अपने दोस्त से कहा, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्टोरी राइटर हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्टोरी राइटर और मारवाड़ के बहुत बड़े सेठ ने हाथ मिलाए। दोनों अपनी अपनी जगह रस्मी तौर पर खुश हुए। मोटर चल पड़ी। यह सुनकर मैं मुस्कुराया। नहीं, उस मारवाड़ी सेठ के मुतालिक तुम्हारी राय बहुत ख़राब मालूम होती है। क्या आगे चलकर ये विलन का पार्ट अदा तो नहीं करेगा? तुम पहले पूरी दास्तान सुन लो, फिर सोचना कि विलन कौन है और हीरो कौन। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस कहानी की हीरोइन ज़ोहरा है। ज़ोहरा, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा कल दादर की एक फौजदारी अदालत में देखा है, एक मुजरिम की हैसियत में। ये कहते हुए नईम के कान की लवें शर्म के बायस सुर्ख हो गई। दास्तान सुनने के दौरान पहली मर्तबा ज़ोहरा के अचानक जिक्र से मुझे सख्त ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, नईम, ये तो बिल्कुल अलेक्जेंडर पो का अफसाना मालूम होता है।
یہ زہرا بالکل پوکے افسانوں کے غیر متوقع انجام کی طرح اس داستان میں آئی ہے. یہ عورت کون ہے میں قطعاً نہیں جانتا. یعنی اگر مجھے اس عورت کے متعلق کچھ علم ہو تو مجھ پر لعنت، خدا معلوم کون ہے. پر اب اتنا جانتا ہوں کہ اس نے ہم لوگوں پر فوجداری مقدمہ دائر کر رکھا ہے. جرم ڈاکہ اور چوری ہے. میں نے تعجب سے پوچھا ڈاکہ اور چوری؟ نعیم کے لہجے نے ایسی مٹانت اختیار کر دی جس میں روحانی اذیت کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی. کہنے لگا ہاں ڈاکہ اور چوری. مجھے دفعات اچھی طرح یاد نہیں مگر اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے مداخلت بیجا کی، زہرا کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور اس کی چند قیمتی اشیاء چرا کر لے گئے. لیکن یہ تو داستان کا انجام ہے. پہلے کے واقعات تمہیں سنا دوں پھر اس طرف آتا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ تم اس مارواڑی کی موٹر میں بیٹھ گئے. ہاں، میں عاشق حسین کے کہنے پر اس منحوس مارواڑی کی موٹر میں بیٹھ گیا. موٹر وہ خود چلا رہا تھا. اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر ایک اور آدمی بیٹھا تھا جو اس سے کم منحوس نہیں تھا. عاشق حسین نے شاید اس کے متعلق کہا تھا کہ وہ موٹریں بنانے کا کام کرتا ہے. خیر، موٹر مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی دادر کی طرف جا نکلی. ظاہر تھا کہ ہم جوہو جائیں گے. چنانچہ میں بہت خوش تھا. جوہو کی گیلی گیلی ریت سے مجھے بےحد پیار ہے. کبھی کبھی ادھر جا کر میں گیلی ریت پر ضرور لیٹا کرتا ہوں اور دیر تک کھلے آسمان کی طرف دیکھا کرتا ہوں جو اتنا ہی پراسرار اور ناقابل رسا دکھائی دیتا ہے جتنا کہ ایک اجنبی عورت کا تصور. سامنے رات کی سرمئی روشنی میں سمندر کروٹیں لیتا ہے. اوپر گدلے آسمان پر تارے یوں چمکتے ہیں جیسے انہونی باتیں کسی جوان آدمی کے دل میں ٹمٹما رہی ہوں. ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. دور اس پار جہاں آسمان اور سمندر کوئی واضح خط بنائے بغیر آپس میں گل مل جاتے ہیں، ایک ایسی دھندلی روشنی نظر آیا کرتی ہے جو خوبصورت شعروں کی طرح مصنوعی ہوتی ہے. میں جوہو کی سیر کے خیال میں مگن تھا کہ عاشق حسین نے موٹر کو دادر میں ہی میں ایک جگہ ٹھہرا لیا اور مجھ سے کہا چلیے کچھ پی لیں. جیسا کہ تمہیں معلوم ہے بیئر مجھے پیاری ہے. عاشق حسین کو خدا معلوم کہاں سے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ میں پیا کرتا ہوں. خیر، ہم چاروں یار بار میں داخل ہوئے. ایک بوتل بیئر کی میں نے پی اور ایک عاشق حسین نے. مارواڑی سیٹ اور موٹریں بنانے والے نے کچھ نہ پیا. ہم جلدی ہی فارغ ہو گئے. پھر موٹر میں بیٹھے اور جوہو کا رخ کیا. مگر فوراً ہی عاشق حسین کو ایک کام یاد آ گیا. اوہ، مجھے تو اپنی شاگرد زہرا کے یہاں جانا ہے. آج اس سے ملنے کا میں نے وعدہ کیا تھا. نہیں صاحب، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو 5 منٹ لگیں گے. اس کا مکان بالکل قریب ہے. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے موٹر ایک گلی میں ٹھہرا لی اور اکیلا سامنے والے مکان کی طرف بڑھا. میں نے پوچھا یہ گلی کس طرف ہے؟ رئیس نے جواب دیا دادری میں ہے. ادھر جہاں پارسیوں کے بے شمار مکان ہیں. غالباً اس محلے کو پارسی کالونی کہتے ہیں. ہاں. تو عاشق حسین موٹر سے نکل کر سامنے کے مکان کی طرف بڑھا. ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا. باغیچہ طے کر کے عاشق نے دروازے پر دستک دی. جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو عاشق نے دوسری بار زور سے دستک دی. اندر سے کسی عورت کی آواز آئی. کون ہے؟ عاشق حسین نے بلند آواز میں جواب دیا عاشق. اندر سے خشم آلود آواز آئی عاشق کی. عاشق حسین نے گالی سن کر ہماری طرف دیکھا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ کہنا شروع کیا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. جانے کیا ہلا تھا.
ہو سکتا ہے عاشق حسین نے جھوٹ ہی بولا ہو اور بیئر کی ایک بوتل پینے کے بعد زہرا کا خیال اس کے دماغ میں آ گیا ہو. کسی نے اس سے کبھی کہا ہوگا کہ فلاں نمبر کے فلیٹ میں ایک عورت زہرا رہتی ہے، لیکن اس سے کیا بحث ہے. عاشق حسین نے ادھم مچانا شروع کر دی. اندر سے گالیاں آتی رہیں. بیشتر اس کے کہ میں اسے منع کر سکتا، 3-4 دھکے مار کر اس نے دروازہ توڑا اور زبردستی اندر داخل ہو گیا. جب یہ شور ہوا تو آس پاس کے رہنے والے پارسی اکٹھے ہو گئے. میں بے حد پریشان ہوا. چنانچہ ایسی پریشانی میں موٹر سے باہر نکلا اور عاشق کو باہر لانے کی خاطر اس مکان میں داخل ہو گیا. میرے پیچھے پیچھے عاشق کے دونوں ساتھی بھی چلے آئے. میں نے اس فلیٹ کے تینوں کمرے دیکھے مگر نہ عاشق نظر آیا نہ اس کی شاگرد زہرا. خدا معلوم کہاں غائب ہو گئے تھے. گھر کے پرلی طرف دوسرا راستہ تھا. ممکن ہے وہ ادھر سے باہر نکل گئے ہوں. میں چند منٹ ان تینوں کمروں میں رہا. جب کوئی سراغ نہ ملا تو باہر نکل کر موٹر میں بیٹھ گیا. وہ پارسی جو گلی میں جمع ہو گئے تھے گھور گھور کر میری طرف دیکھنے لگے. میں اور زیادہ پریشان ہو گیا. بیئر کا سارا نشہ جو دماغ میں تھا اتر کر میری ٹانگوں میں چلا آیا. میرے جی میں آئی کہ عاشق اس کے ساتھیوں ان کی موٹر کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں، مگر عجب مشکل میں میری جان پھنس گئی تھی. اگر بھاگنے کی کوشش کرتا تو یقیناً پارسی جو مجھے چڑیا گھر کا بندر سمجھ کر گھور رہے تھے پکڑ لیتے. 10-15 منٹ اسی شش و پنج میں گزرے. اس کے بعد عاشق اور اس کے دونوں دوست مکان میں سے باہر نکلے اور موٹر میں بیٹھ گئے. میں نے عاشق سے کوئی بات نہ پوچھی. موٹر چلی اور جب دادر کا حلقہ آیا تو میں نے اسے کہا مجھے یہیں اتار دو، میں بس میں گھر چلا جاؤں گا. عاشق کے دماغ سے جوہو کی سیر کا خیال نکل گیا تھا. اس نے اپنے مارواڑی دوست سے موٹر روکنے کے لیے کہا. چنانچہ میں ان سے رخصت لے کر گھر چلا آیا اور اس واقعے کو بھول گیا. نعیم نے ایک اور سگریٹ سلگایا اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے گرفتار کر لیا گیا. نعیم نے بڑی تلخی کے ساتھ کہا. اس بیوقوف کے بچے عاشق حسین سے جب پولیس والے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون تھا تو اس نے اپنے مارواڑی دوست کا، اس موٹر بنانے والے کا اور میرا نام لے دیا. ہم تینوں 1 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیے گئے. میں نے پوچھا یہ کب کی بات ہے؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ نعیم نے جواب دیا کل 2-2:30 بجے کے قریب ہماری گرفتاریاں عمل میں آئیں. میں نے تمہیں ٹیلی فون پر ضرور مطلع کیا ہوتا اگر میرے حواس بجا ہوتے. بخدا میں سخت پریشان تھا. پولیس انسپکٹر ٹیکسی میں ہم سب کو تھانے لے گیا. وہاں بیانات قلم بند ہوئے تو مجھے پتا چلا کہ عاشق حسین کے وہ مارواڑی دوست جو کسی کاروبار کے سلسلے میں یہاں آئے تھے زہرا کا پنکھا اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے تھے. بجلی کا یہ پنکھا پولیس نے ان سے حاصل کر لیا تھا. یہ سن کر میں نے تشویشناک لہجے میں پوچھا اس سے تو چوری صاف ثابت ہوتی ہے. چوری ثابت ہوتی ہے جبھی تو میں اس قدر پریشان ہوں. اور سچ پوچھو اگر یہ بات ثابت نہ بھی ہوتی تو میری پریشانی اسی قدر رہتی. تھانے اور عدالت میں جانا بے حد شرمناک ہے، پر اب کیا کیا جائے؟ جو ہونا ہے ہو چکا ہے. اس خفت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا جو مجھے اٹھانا پڑے گی اور اٹھانا پڑ رہی ہے. میں بالکل بے گناہ ہوں. یعنی ظاہر ہے زہرا کو میں بالکل نہیں جانتا. اس کے مکان پر اگر گیا تو محض عاشق حسین کی وجہ سے. اس چغت کے کہنے پر جو ایک بوتل بیئر بھی ہضم نہیں کر سکتا. نعیم کے چہرے پر نفرت اور غصے کے ملے جلے جذبات دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی. بھائی بہت برے پھنسے. نعیم نے اسی انداز میں کہا ہنسی میں پھنسی اسی کو کہتے ہیں. کل اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے عدالت کا منہ دیکھا اور زہرا بھی پہلی مرتبہ مجھے نظر آئی. میں نے فوراً ہی پوچھا کیسی ہے؟
नईम ने बेपरवाही से जवाब दिया, बुरी नहीं, यानी शक्ल सूरत के एतबार से खास ही है। बैजवी चेहरा है जिस पर कीलों और मुहासों के दाग नजर आते हैं, लंबे लंबे काले बाल हैं, पेशानी तंग है, जवान है, ऐसा मालूम होता है कि हाल ही में उसने यह धंधा शुरू किया है। मैंने बगैर किसी मतलब के यूं ही पूछा, कैसा धंधा? नईम शर्मा गया। अरे जी वही जो औरतें करती हैं। जोहरा के चेहरे पर उसकी छाप दूर से नजर आ सकती है। मुझे उस औरत पर इतना गुस्सा कभी ना आता, मगर जब मजिस्ट्रेट ने मेरी तरफ इशारा करके पूछा तुम इसको पहचानती हो, तो जोहरा ने मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी धुली हुई आंखों से देखकर कहा, हाँ साहब पहचानती हूँ, इसी ने मेरे चांदी का टी शर्ट उठाया था। जब उसने ये झूठ बोला तो खुदा की कसम जी में आई मलूना के हलक में कटहरे का एक डंडा निकाल कर खोस दूं। इतना बड़ा झूठ। उस पर मैंने कहा, भाई झूठ तो बोलेगी, इसके बगैर काम कैसे चलेगा? इसे अपना केस मजबूत भी तो बनाना है। अब तो तुम्हें कहरे दरवेश बरजन दरवेश सब कुछ सुनना पड़ेगा। ठीक है, नईम ने बड़ी परेशानी के साथ कहा, जो कुछ होगा उसे हर हालत में सहना ही पड़ेगा, मगर मैं क्या बताऊं किस कदर परेशान हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अगर किसी मर्द ने मुझ पर ऐसा मुकदमा दायर किया होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मगर ज़रा गौर करो, वो औरत है और मैं औरतों की ताज़ीम करता हूँ। वो? मैंने पूछा, क्यों? नईम ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि इसलिए कि मैं औरतों को जानता ही नहीं। किसी औरत से मिलने या उससे खुलकर बातचीत करने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। अब जिंदगी में पहली मर्तबा जो औरत आई है तो मुद्दई बनकर। मैंने हंसना शुरू कर दिया। नईम ने उसको बिगड़ कर कहा, तुम हंसते हो, मगर यहाँ मेरी जान पर बनी है। 2 दिन से मैं कंपनी नहीं जा रहा, वहाँ ये बात ज़रूर पहुँच चुकी होगी। शेर साहब के सामने क्या मुँह लेके जाऊँगा? उन्होंने अगर पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा, जो असल बात है उनको बता देना। वो तो मैं बता ही दूंगा, मगर खुदा के लिए सोचो तो सही कि मेरी पोजीशन क्या है। मैं सेठ साहब की बेहद इज्जत करता हूँ, इसलिए कि वो मेरे आका हैं, मगर उन्होंने मुझे बदकिरदार समझकर बरतरफ कर दिया तो उम्र भर के लिए मैं दागदार हो जाऊंगा। मुलाजमत खोने का मुझे इतना अफसोस भी नहीं होगा, मगर यहाँ सवाल इज्जत और नामूस का है। वो ज़रूर बदगुमान हो जाएंगे। मैं उनकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरी सच्ची बातों को भी वो झूठा ही समझेंगे। फिल्म कंपनी में हर शख्स झूठ बोलता है, वो खुद भी हमेशा झूठ बोलते हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने हर मुमकिन तरीके से नईम की अखलाकी जुर्रत बढ़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वो बेहद डरपोक है, खासकर औरतों के मामले में तो उसकी बुज़दिली बहुत ही ज़्यादा है, और असल मामला भी संगीन था। अगर बरकी पंखा बरामद ना होता तो केस बिल्कुल मामूली रह जाता, मगर पुलिस उस मारवाड़ी से पंखा हासिल कर चुकी थी, इसलिए जाहिर है कि जोहरा एक हद तक सच्ची थी। नहीं ज़्यादा देर तक मेरे पास ना ठहरा और चला गया। दूसरे शाम को वो फिर आया। उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। आते ही कहने लगा, भाई एक मुसीबत में जान फंसी थी, अब एक और आफत गले पड़ गई। मैंने तशवीश के साथ कहा, क्या हुआ? क्या कोई और केस खड़ा हो गया? नहीं, केस वही है, मगर एक ऐसी बात हुई है जो मेरे वहम गुमान भी ना थी। नईम ने कुर्सी पर बैठकर इस्तराब के साथ टांगे हिलाना शुरू की। आज सुबह सेठ साहब ने मुझे बुलाने के लिए मोटर भेजी, मुझे जाना ही पड़ा। हालांकि मैं इरादा कर चुका था कि कभी नहीं जाऊंगा।
बखुदा फिल्म कंपनी में दाखिल होते वक्त मेरी हालत वही थी जो हिस्सास मुलजिमों की होती है। शर्म के मारे मेरा हलक सूख रहा था, सर भारी हो गया था। नीची नजरें किए जब मैं सेठ साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वो उठकर खड़े हुए, बड़े तपाक के साथ मिले। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे साथ हैंडशेक किया और हंसकर कहने लगे, मुंशी साहब आपने कमाल कर दिया, आप तो छुपे रुस्तम निकले, बैठिए तशरीफ रखिए। मैं नदामत में गर्क कुर्सी पर बैठ गया, वो भी बैठ गए। फिर उन्होंने ऐसी बातें शुरू की कि मेरे अवसान खता हो गए। कहने लगे, आप घबराते क्यों हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप बताइए कि ज़ोहरा है कैसी, कुछ अच्छी है? भाई आपने तो कमाल कर दिया। मैं सुनता हूँ कि आपने पीकर वो धमाल मचाई कि पारसी कॉलोनी के सब आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए। किसी ने मुझसे कहा था आप ज़ोहरा की साड़ी उतार कर ले गए। पहले भी तो आप उसके यहाँ आते जाते होंगे, फिर हरामजादी ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों लिखवाई? पर क्या पता है, आपने बहुत ज़्यादा शरारतें की हों। ऐसी ही बेशुमार बातें उन्होंने मुझसे की। मैं खामोश रहा। उसके बाद उन्होंने चाय मंगवाई, एक प्याला मेरे लिए बनाया और फिर वही गुफ्तगू शुरू कर दी। चांदी का टी शर्ट जो आप उठाकर ले गए थे, मुझे अगर आप प्रेजेंट कर दें तो मैं अभी आपको अपने वकील के पास ले चलता हूँ। ऐसी अच्छी वकालत करेगा कि ज़ोहरा की तबीयत साफ हो जाएगी। मैं सुनता हूँ ज़ोहरा शक्ल सूरत की अच्छी है, तो भाई इस मुकदमे के बाद उसे यहाँ ले आओ ना, अपने फिल्म में उसे कोई छोटा सा रोल दे देंगे। और हाँ, ये आपने अच्छा किया कि उसी की शराब पी और उसी की चीज़ें उड़ा कर ले गए। पर आप एक दर्जन आदमी अपने साथ क्यों ले गए थे? बेचारी इतने आदमी देखकर घबरा गई होगी। बात बात पर वो हंसते थे, जैसे गुफ्तगू के लिए उन्हें एक नहायत दिलचस्प मौजू मिल गया। ताज्जुब है कि इससे पहले उन्होंने कभी मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। मैंने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम पर नाराज ना हुए? नईम बिगड़कर कहने लगा, ये भी तुमने खूब कहा, मुझे खुश होना चाहिए। वो मुझे मुजरिम समझ रहे थे, जो कि मैं नहीं हूं। मैं क्या कह सकता हूं? खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खजानची को बुलाया और मुझे 100 रुपये एडवांस दिलवाए। हालांकि 2 महीने से किसी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, तो बुरा क्या हुआ? अरे भाई तुम सारी बात तो सुन लो। नहीं खिंच गया। 100 रुपये दिलवा कर उन्होंने कहा, ये आप अपने पास रखिए, आपको मुकदमे के लिए ज़रूरत होगी। वकील का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। टेलीफोन पर उन्होंने फौरन ही वकील से बात की, पर मुझे अपनी मोटर में बिठाकर उसके पास ले गए। सारी बातें उसको समझाई और कहा, देखिए इस मुकदमे में जान लड़ा दीजिएगा, बात बिल्कुल मामूली है। इसलिए कि मुंशी साहब से ज़ोहरा के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। मैं क्या कहता, वहाँ भी खामोश रहा। मैंने हंसकर रहीम से कहा, आप भी खामोश हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा है? रहीम उठ खड़ा हुआ और शराब के साथ टहलने लगा। अभी कुछ बिगड़ा ही नहीं। अदालत में मुझे बयान देना पड़ेगा कि ज़ोहरा मेरी दाश्ता है और मैं उसे एक मुद्दत से जानता हूँ। और सेठ साहब ने आज शाम मुझे मदऊ किया है। कहते थे ग्रीन चलेंगे, वहाँ कुछ शगल रहेगा। मेरी जान अजब मुसीबत में फंस गई है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये थी आज की कहानी, परेशानी का सबब।